अगर किसी ने ऐसा देख लिया होते हुए तो वो दोबारा ना किसी को दिखा पाएगा ना खुद दोबारा देख पाएगा इस जीवन में। हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारे इस चैनल के नज़रिए से देखें तो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करूंगा, हाँ आपके एक कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। एंट्रोपी अपने आप में एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है और एंट्रोपी जिसको हम अक्सर डिसऑर्डर से रिलेट करते हैं, ये डिसऑर्डर क्या चीज़ है, हाउ इज़ एंट्रोपी रिलेटेड टू डिसऑर्डर, इसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जी हाँ, आप इसके मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स को कुछ एडिशनल वीडियोस हर महीने मिला करेंगे जो सबके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन। एंट्रोपी जिसको सबसे इस टर्म को कॉइन किया रुडोल्फ क्लॉसियस ने 1865 में, उन्होंने इसका एक मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक इंटरप्रिटेशन दिया। मैक्रोस्कोपिक मींस लार्जर स्केल पे हम सिस्टम को देख रहे हैं, हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम को उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कैरेक्टराइज कर रहे हैं। मॉलिकुलर स्केल पे क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से बिग पिक्चर देख रहे हैं, हम बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। इंट्रिकेटली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है इसको नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मैक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन एंट्रोपी का सबसे पहले रुडोल्फ क्लॉसियस ने दिया, जो आप सभी को शायद पता है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, ऐसा कुछ लिखते हैं, अभी आते हैं उस पर। 1877 में बोल्जमान ने इसका एक स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन डेवलप किया, और वो जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी है दैट इज समहाउ लिंक टू व्हाट यू कॉल डिसऑर्डर। इसी को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो हीट इंजन है आपका, उसके बारे में आई होप कि आप सभी ने थोड़ा पढ़ा लिखा है। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी हाई टेम्परेचर पे एक रिजर्वायर, एक सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करता है। एक सोर्स है टेम्परेचर T1 पे, उससे इस इंजन ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, या यूं कहें कि सोर्स ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट इंजन को दिया। सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस एनर्जी गेन का कुछ हिस्सा इंजन ने मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने में उपयोग किया। इंजन से हमें यही चाहिए कि भाई मैं तुम्हें हीट दे रहा हूं तो मुझे कुछ वर्क करके दो। पर सैडली ये इंजन कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो पूरी एनर्जी इसको हमने दी हीट के फॉर्म में उसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो ये इंजन जिसने कुछ एनर्जी ली हमारे सोर्स से, उसका एक पार्ट वर्क बनाया और रिमेनिंग पार्ट को इसने लोअर टेम्परेचर पे एक सिंक है जिसमें थ्रो कर दिया। जैसे एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोल सकते हैं कि उबलता हुआ पानी का बहुत बड़ा टैंक है जिसमें से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। जितनी एनर्जी इंजन ने ली उसका एक हिस्सा वर्क किया, बाकी हिस्सा लेटर से एटमॉस्फेयर में ही फेंक दिया। एटमॉस्फेयर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ठीक। ऐसे हीट इंजन में अगर हम एकदम आइडियलिस्टिक सिचुएशन लें, एक ऐसा इंजन लें जो रिवर्सिबल साइकिल पे काम करता है, तो हम ये प्रूव कर पाते हैं कि एक क्वांटिटी विच इज Q1 by T1 is same as quantity Q2 by T2, बल्कि इसको डेल्टा Q1 लिख लीजिए। This is the amount of heat extracted from the source at temperature T1. Delta Q1 by T1. This is amount of heat rejected into the sink. Delta Q2 by temperature of sink T2. Delta Q1 by T1 is same as delta Q2 by T2. यहाँ से इंट्यूशन लेते हुए क्लॉसियस सोच रहे हैं कि यार ये क्वांटिटी डेल्टा क्यू बाई टी या सिंपली क्यू बाई टी, ये जो क्वांटिटी है ये तो सेम है। सोर्स ने एक तरह से ये जो भी चीज है वॉट एवर इट इज लूज किया, हीट लूज किया एट ए फिक्स टेम्परेचर T1। सिंक ने हीट गेन किया एट ए फिक्स टेम्परेचर T2, पर दोनों के लिए ये क्यू बाई टी का रेशियो सेम है। इस क्वांटिटी को हम
एंट्रोपी कहते हैं, रादर चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि सोर्स की एंट्रोपी में चेंज डेल्टा क्यू बाई T1 है, बिकॉज इट हैज लॉस्ट हीट। तो अभी इस एग्जांपल में हम डेल्टा Q1 को नेगेटिव लिखेंगे, सो इट हैज लॉस्ट हीट at a fixed temperature T1, and similarly this sink has gained heat, so delta Q2 is positive at fixed temperature T2, delta Q2 by T2. This is change in entropy of the sink, this is change in entropy of the source। एक जितना निगेटिव है, एक अगर -100 है तो दूसरा +100 है। ओवरऑल इस सिस्टम को देखें तो देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ से बिकॉज Q बाई T सेम है सोर्स के लिए और सिंक के लिए, यहाँ से इंट्यूशन लेते हुए क्लॉसियस ने Q बाई T नाम की इस क्वांटिटी को चेंज इन एंट्रोपी का नाम दिया। एंड ही सेड दैट we should be worried only about change in entropy, just like potential energy. We are always worried about change in potential energy when a system changes position or configuration. Similarly, we should always be worried about change in entropy when some parts of the system are exchanging heat, isn't it? So, the change in entropy is actually defined as dQr. This subscript R denotes that dQ is the amount of heat exchange in a reversible process divided by temperature T, right? This dQ is the amount of heat thrown out or accepted by something during a reversible process. So, the change in entropy is always defined with respect to some reversible process, though just like potential energy change, it does not matter whether I move this object from this point to this point from any path, it does not make any difference, the change in potential energy remains same. Similarly, the entropy is said to be a state function. The change in entropy is independent of path, but while doing the calculation, you should be careful that you should be taking a path that is reversible only, and then only dq will make sense. dq by T will be change in entropy during an infinitesimally small process. But today's discussion is not centered around this. The fact is that initially this is how change in entropy was interpreted. And second law of thermodynamics was stated in terms of entropy like this: the total entropy of an isolated system cannot decrease when the system undergoes a change. When I say isolated system, it means it is neither taking any heat from the surrounding nor it is rejecting heat to the surrounding, but different components of system may exchange heat among themselves. For such an isolated system, we cannot think of a process, we cannot conceive a process in which the entropy of the system increases. It can either stay constant, we cannot conceive a process in which entropy of the system decreases. It can either stay constant or it will always increase. This is second law of thermodynamics, and this law actually helps you in imagining which way a system will move. For example, very simple example, if I leave this remote, it will fall down, but at the same time, if I leave the remote on this table and I expect that it should bounce back, that is not going to happen, isn't it? In some way, if the internal energy of the molecules convert into this macroscopic potential energy of the remote, it can go back to its original position, but that never happens, because if something like that happens, it will mean that entropy of the system has actually decreased, which is prohibited from the second law of thermodynamics. Okay, again I repeat, this is not the topic of discussion of today's video. In today's video, we are actually going to have some fun with probability. Yes, you have heard it correctly. We are going to talk a little bit about probability. Suppose this is the room in which I am standing, and let us mentally divide this room into two equal halves. Let us imagine that there is only one gas molecule in the room. Now, what is the probability that this particular molecule at an instant will be in the left half of the room? There is a room, we have mentally divided it into two parts. There is only one gas molecule in the room and it is moving randomly, of course. What is the probability that at a given instant this molecule will be in the left half of the room? Obviously, the answer is very simple.
it has to be half, isn't it? Now imagine that there are two molecules. Now, what is the probability that both of them happen to be in the left half of this container, of this room? Again, the answer is not very difficult. It is half into half, because पहला मॉलिक्यूल कहाँ था इससे दूसरे मॉलिक्यूल का कोई लेना देना नहीं है. पहला मॉलिक्यूल इधर था, उसकी प्रोबेबिलिटी अकेले था तो इधर होने की हाफ थी. दूसरा है तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी इधर होने की हाफ ही है, और दूसरे वाले की भी सिमिलरली हाफ ही है. तीसरा है तो उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हाफ में, लेफ्ट हाफ में होने की हाफ है. चौथा, पांचवा, छठा जितने भी हैं, सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कि वो इस कंटेनर के लेफ्ट हाफ में होंगे वो हाफ ही है. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंटेनर के लेफ्ट हाफ में हों. लेट अस से ठीक 12 बजे इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट हाफ में होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी भी हाफ, इसकी भी हाफ, इसकी भी, ये सारे लेफ्ट हाफ में हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ. जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दैट मेनी टाइम्स ऑफ हाफ. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कि सारे मॉलिक्यूल कंटेनर के लेफ्ट में हों, ये प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होने वाली है इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रियली वेरी लार्ज. हाउ लार्ज? आज की क्लास में मैं शायद कहीं कोई बातचीत कर रहा था, उसमें ये नंबर मेरे दिमाग में आया. मान लो ये 5 मीटर लंबा कमरा है, कुछ 10 फीट के करीब 3-3.5 मीटर हाइट है, चौड़ाई 3-4 मीटर है. ऐसे एक कमरे में लगभग 10⁻27 मॉलिक्यूल्स हवा के, एयर के हो सकते हैं. तो ये जो अभी मैं डायग्राम आपको दिखा रहा था, इसमें 8-10 मॉलिक्यूल्स है नहीं, 10⁻27 मॉलिक्यूल्स हैं. ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इस तरफ हों, लेफ्ट हाफ में हों इस रूम के, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ. हाउ मेनी टाइम्स? So many times, 10⁻27 times. So this is half raised to the power 10⁻27. This is the probability that all the air molecules will be in the left half of the room. This probability is very tiny. It's almost zero. That means there is a negligible probability that inside a room all the air molecules will be in the one half of the room. If you, by taking logarithm etc., if you convert it into rather than putting it in form of 2 raised to the power, if you write it in terms of 10 raised to the power, it will be approximately 10 raised to the power 3 into 10 to the power 26. It is the denominator is a mind-boggling large number, and therefore the probability is extremely small, isn't it? Okay, if you don't understand this is how small it is. Now don't be mistaken, अभी आप इसको गलत पढ़ रहे हैं. This is 10 raised to the power 30026 zeros. So the probability is extremely small, extremely small. And a typical molecule inside this room at room temperature might be traveling at a speed of 500 meters per second, half a kilometer per second. So if it is a 5 meter long room, then traveling from here to here, the molecule will require 5 meters per second is the speed, 5 meters is the length. So a molecule requires only 0.01 second of time to move from here to here. So अगर हम ऐसे सोचें कि ये मॉलिक्यूल, 1 मिनट ऐसे जस्ट एक इंट्यूटिव आइडिया के लिए, मैं करेक्टली नहीं सोच रहा हूँ बट एक इंट्यूशन के लिए, कि ये मॉलिक्यूल 1 सेकंड में ऐसा 2, 3, 4, 100 बार अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है. ऐसे सोचो 1 मिनट के लिए ये मॉलिक्यूल 1 सेकंड में 100 बार पोजीशन चेंज कर सकता है. ऐसे ही सभी मॉलिक्यूल्स के लिए 1 सेकंड में 100 बार. लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, नहीं, वापस पीछे जाते हैं. सभी मॉलिक्यूल कमरे के लेफ्ट हाफ में हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है. तो 1 मिनट के लिए हम इमेजिन करें कि चलो आज ऐसा 12 बजे दिन में हुआ कि सभी मॉलिक्यूल कमरे के लेफ्ट हाफ में आ गए, मान लो 1 मिनट के लिए. तो ये अगली बार कब होगा? एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में सिर्फ 100 बार अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, अगर मोटा मोटी देखें तो अगेन अगर हम एक रफ अनुमान लगाते हैं कि कितने समय के बाद, अगर आज 12 बजे ऐसा हुआ कि सारे मॉलिक्यूल लेफ्ट हाफ में थे, तो अब कितने समय बाद दोबारा इतना होगा? एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उसमें जो टाइम आपको निकल के आएगा, इट विल बी हायर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स. यस, यू हैव हर्ड इट करेक्टली. किसी भी तरीके से आप एस्टिमेट करेंगे तो एज ऑफ यूनिवर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 17 सेकेंड्स.
उससे ज़्यादा बड़ा टाइम लगेगा विद दैट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी कि फिर से हम देख सकें कि सारे मॉलिक्यूल एक तरफ आ गए. सो इट इज हाईली इम्प्रोबेबल इवेंट. फिजिक्स ये नहीं कहता कि कमरे के सारे एयर मॉलिक्यूल्स एक हाफ में नहीं हो सकते हैं. इज इट पॉसिबल? यस, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ऑलमोस्ट जीरो. ऑलमोस्ट जीरो. Similarly, think of this situation. There is a glass of water. इसमें अभी जो सिचुएशन है, नॉर्मली जो हम देखते हैं उसमें जो सिचुएशन है, ग्लास में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन एजिटेशन, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, एंड some molecules are having small kinetic energy, some are having slightly larger kinetic energy, and they all are moving in random direction. By chance, can it happen that half of the molecules at the same time are going up? They are going vertically up, and remaining half are going vertically down. Can it happen? Yes, it can happen. Well, they are moving randomly, so there is a chance that half of them, top half of them, are going vertically up at a particular instant, and remaining half are going down. Can that happen? Yes, that can happen. If that happens, what will happen? Half of the water will fly off. It will hit the roof, and half of the water molecules which are going down may even break the glass and fall on the floor of your room. But that can happen. But what is the probability? Negligible. Almost zero. तो अगर किसी ने ऐसा देख लिया होते हुए, तो वो दोबारा ना किसी को दिखा पाएगा, ना खुद दोबारा देख पाएगा इस जीवन में. सिमिलरली यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो सिर्फ पोजीशन की बात नहीं है, एनर्जी की भी बात है. इन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह से. क्या ऐसा हो सकता है कि हाफ ऑफ द अपर मॉलिक्यूल्स हैव ऑल द एनर्जी? अगर इस ग्लास मॉलिक्यूल्स के पास एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो किसी एक समय 12 बजे इन आधे मॉलिक्यूल्स के पास एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, रिमेनिंग जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जीरो एनर्जी है. What will happen? What do we see? If that happens, the upper half of the water will be boiling. It will evaporate in no time. It will just become gas, and the remaining half will be freezing cold. It will be ice. So can that happen? Yes. But what is the probability? Negligible. अगर तुमने गलती से एक दिन ऐसा होता देख लिया, आप दोबारा किसी को दिखा नहीं पाओगे. There is no probability of that thing happening again in your lifetime, right? So. What am I trying to say? What am I trying to say? Okay, the distribution of velocities that correspond to usually observed cases is one that possesses largest probability. हम जो अपने जीवन में देखते हैं, इस कमरे में गैस मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, हम वो देखते हैं जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. जिस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, हम उसी को अपने जीवन में देखते हैं. ऐसा एक स्टेट जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, वो हमें अपने लाइफ टाइम में देखने को नहीं मिलती, या शायद हमारे दादा दादी ने भी नहीं देखी होगी, हमारे आगे आने वाले जनरेशन भी नहीं देखेंगे. अगर हम इस रूम के एक कोने में परफ्यूम की एक बोतल खोल दूं और मैं सोचूं कि ये परफ्यूम के सारे मॉलिक्यूल सही रहे, ये नहीं होता. बिकॉज ये ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज वेरी स्मॉल. व्हाट इज मैक्सिमम? व्हाट इज द स्टेट which has got maximum probability? The state which has got maximum probability is that all these molecules should diffuse uniformly inside them. That state has got maximum probability of happening. फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं. मान लो 1 मिनट बातचीत में आसानी के लिए कि ये जो परफ्यूम है इसके 3 ही मॉलिक्यूल हैं, तो इसके 3 मॉलिक्यूल यहाँ हो सकते हैं. ये एक स्टेट है, यहाँ हो सकता है एक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ. ये एक डिफरेंट स्टेट है, isn't it? एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये तीसरे स्टेट है. ऐसे माइंड बॉगलिंग नंबर ऑफ स्टेट्स आर पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लार्ज. हर एक स्टेट के होने की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वो स्टेट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी, जिसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, कोई भी नेचुरल इवेंट उसी डायरेक्शन में जाता है जिधर जिस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. हम वही देखते हैं.
I hope you are getting your head around it. So what I have written is all physical processes depending on the irregular motion of molecules go in direction of increasing probability. जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा प्रोबेबल है उस तरफ जा रहे हैं, राइट? What is state of equilibrium? State of equilibrium is a state where after which nothing happens. That means that is a state with maximum probability. That is the state with maximum probability. Now, how is all these related to disorder? What are you talking? I'll come to it quickly. First, let me state what is the statistical definition of entropy. The statistical definition of entropy is Kb, which is Boltzmann constant, gas constant divided by Avogadro number. This is Boltzmann constant into natural logarithm of omega. Omega is number of microstates in a macro state. What is that? Micro state in a macro state. Well, let us come to this. I will explain. Suppose this is a chamber, half of it is vacuum basically, nothing is there. There is a membrane, there is a piston which can slide freely, but you are holding it here, and there is a gas which is in the remaining half, नीचे वाले half में gas बंद है, temperature T है, volume V1 है. इस गैस के N1 molecules हैं, N molecules हैं यहाँ पे मान लीजिए. अब ये N molecules कितने तरीके से इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, हम ये सोचें. पहली बात, गैस है, N मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V1 है, ये एक मैक्रो स्टेट है. ये हम बाहर से देख रहे हैं, गैस, टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N या प्रेशर P, जो बोलना चाहें, ये सब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है. हम गैस के एक स्टेट को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, टेम्परेचर से, वॉल्यूम से, प्रेशर से या नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये एक मैक्रो स्टेट है, पर इस मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है. दैट मीन्स यहां पे मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स का कितना डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है. अगर एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है तो एक ही माइक्रो स्टेट. जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि गैस नहीं सॉलिड है, जस्ट इमेजिन, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है, 0 केल्विन. 0 केल्विन टेम्परेचर का मीनिंग है कि हर चीज फ्रीज हो चुकी है, देयर इज नो मॉलिक्यूलर एजिटेशन, कोई मॉलिक्यूल कहीं मूव नहीं कर रहा है. 0 केल्विन पे सब कुछ फ्रीज हो चुका है, तो उस समय मॉलिक्यूल्स का एक ही तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक ही तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है. सो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दैट मैक्रो स्टेट. व्हाट इज मैक्रो स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट? that we are at absolute 0, we have given quantity of a substance, we are at absolute 0 temperature. Now, how many types of distribution of molecules is possible? If they are all identical molecules, there is only one type of distribution that is possible. Everything is stationary, nothing is moving, no other distribution is going to take place. So, number of microstate is 1, so log of 1 is 0, so entropy is 0. We can say that entropy is 0, right? Yes, we give it a numerical value also. We can say that entropy is 0, but in this case, there are n number of arrangements in which these molecules can be present inside this gas. And when I say arrangement, the arrangement in terms of position as well as energy has to be taken into account. But to keep things simple, I'll talk only about positions. First of all, let us do the macroscopic calculation. Let me assume that मैंने इस piston को छोड़ दिया and the gas expands freely and the volume becomes V2. The gas occupies the entire volume. Now, what is change in entropy as per our macroscopic definition, as per our thermodynamic macroscopic definition? तो यहाँ पे देखिए, ये प्रोसेस जो है ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हुआ, ये अचानक से गैस एक्सपैंड कर गई. तो इसमें हम डेल्टा Q बाई T सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. गैस का टेम्परेचर नहीं बदला, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो समझते हैं. गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली फ्री एक्सपेंशन में. कोई हीट सप्लाई किया गया, नहीं सप्लाई किया, तो भाई तो बड़ा ही अजीब सा नॉनसेंस टाइप की सिचुएशन हो गई कि आप अगर सिंपली बोलेंगे कि डेल्टा Q बाई T इज चेंज इन एंट्रोपी, वो गलत है. क्यों? क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डेल्टा QR, रिवर्सिबल प्रोसेस. हाँ, यहां से इस स्टेट में जाने में जो एंट्रोपी में चेंज हुआ है वो सभी प्रोसेसेस के लिए
सेम होगा, पर चेंज इन एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या है? You have to think of a reversible process through which you can move from this state to this state. तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फाइनली नहीं बदला है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये एक्सपैंड हो रहा है। लेट अस सप्लाई इट हीट और ये स्लोली आइसोथर्मल प्रोसेस करता हुआ एक्सपैंड हो रहा है। इसमें जो चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट होगा वही चेंज इन एंट्रोपी, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी assuming a reversible process between initial and final position. So the gas finally expands to volume V2, the temperature remains T. What is change in entropy? According to our thermodynamic definition, integration of dq by T. T is constant in this example, so integration of dq. तो basically एक isothermal process में gas को V1 volume से V2 volume तक expand किया गया। तो what is the amount of heat supplied? इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। इफ यू डू दी नेसेसरी सब्सटीट्यूशन यू विल गेट चेंज इन एंट्रोपी एज nr log V2 by V1. dq is basically nRT log V2 by V1. So this is change in entropy, nr log V2 by V1. याद रखिएगा इसको, ये थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन हुआ, मैक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन। नाउ लेट अस थिंक स्टैटिस्टिकली, थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पे सोचते हैं। लेट अस एज्यूम स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ईच मॉलिक्यूल। ये थोड़ा ट्रिकी है, पर ऐसा समझिएगा इंट्यूशन से समझने के लिए कि एक मॉलिक्यूल, मान लो एक क्यूबिकल मॉलिक्यूल यहाँ है, ये इतना क्यूबिकल वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है जिसका वॉल्यूम है v। एक मॉलिक्यूल v वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एंड दिस v इज अ वेरी स्मॉल नंबर। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब दिखाने के लिए मैंने ऐसे क्यूब्स दिखा दिए हैं। आप ऐसा मन में सोच लो कि हर क्यूब एक मॉलिक्यूल के स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच विल नॉट बी यूनिफॉर्म ऑफ कोर्स इन एनी गैस, बट समझने के लिए, जस्ट एक इंट्यूटिव आइडिया के लिए आप ऐसा मान लो। अब जब ओरिजिनली हमारे गैस का वॉल्यूम V1 था और एक मॉलिक्यूल है गैस का, लेटर से एक ही मॉलिक्यूल है, तो वो कितने पॉसिबल वेज में इस वॉल्यूम के अंदर रह सकता है? वो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ 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 यहाँ, उसके लिए कितने जगह संभव है? तो बहुत ही आसान है। कितने जगह संभव है? ऑब्वियसली टोटल वॉल्यूम V1 है और आपने इसको स्मॉल v वॉल्यूम के बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर दिया है, तो देयर आर सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी पोजीशंस। तो एक मॉलिक्यूल को इतने डिफरेंट तरीकों से आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरा मॉलिक्यूल आ गया तो एक जगह भरी हुई है, तो दूसरे के लिए इतने से एक कम पोजीशंस अवेलेबल है, लेकिन ये v जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा है, तो इग्नोर करते हैं और सोचते हैं दूसरे के लिए भी इतने ही पोजीशंस अवेलेबल है। तो अगर दो मॉलिक्यूल होते तो इतने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर n मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? आंसर है V1 by V raised to the power n। इस कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको हमने ओमेगा 1 लिखा है। आई रिपीट, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ एनर्जी को भी अकाउंट में लिया जाना चाहिए, बट वी आर कीपिंग थिंग्स सिंपल, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट पोजीशन, पोजिशनल अरेंजमेंट। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन अरेंज द n number of molecules in V1 volume in the gas chamber. Now, if the gas is allowed to expand to volume V2, the number of ways in which the same number of molecules can be arranged will obviously be V2 by V raised to the power n. Same thing, same thing. V1 की जगह V2 हो जाएगा, पूरे V2 volume में same number of molecules हैं, तो number of ways will be this much. This, let us call it as omega 2. Now let us just do some mathematical gimmicks. This is omega 1, this is omega 2. Omega 2 by omega 1 is this much. Take logarithm, multiply both sides by Boltzmann constant. Just do it, just for a moment, do it. And using the property of logarithm, log a by b is log a minus log b, put it like this. Now please recall that the thermodynamic calculation of change in entropy, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, when the volume expands from V1 to V2 is given by nr log V2 by V1. So this nr log V2 by V1 is change in entropy when volume changes from V1 to V2. Delta S, S final minus S initial, S2 minus S1. Are you getting my point? So this is S2 and this is S1. This is S2 and this is S1. Therefore we come to the conclusion that S, the entropy, is k times log of omega. What is omega? Omega is the number of microstates in a given macro state. When volume is V1, temperature is T, that is one macro state. उसमें कितने possible arrangements हो सकते हैं? That is micro states, omega.
When volume is V2, temperature is T, उसमें कितने possible arrangements हो सकते हैं? That is omega 2. So in any state, if omega is the number of microstates, then entropy is Kb, it should be Kb log of omega. I hope now you are having some sense of how entropy is related to probability of a state. If for one particular macro state omega is very high, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट का ओमेगा बहुत हाई है, विच मीन्स अभी हम फिर से कंपेयर करें इन दोनों सिचुएशन को, इसको और इसको, गैस जब V1 वॉल्यूम में है और गैस जब V2 वॉल्यूम में है, इसकी तुलना में यहां नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ज्यादा हैं, इट मीन्स इसकी तुलना में ये स्थिति होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ओमेगा 2 इज हाई. इसकी तुलना में यहां नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ज्यादा है, तो a process always takes place in the direction so as to move in a direction in a macro state which has got more and more number of micro states. So if a macro state has got more micro states, we say it is more disordered. एक मैक्रो स्टेट में जितने ज्यादा अरेंजमेंट के तरीके हो सकते हैं, हम कहते हैं वो उतना ही डिसऑर्डर्ड है. और हमेशा एक सिस्टम ऐसी दिशा में जाने की कोशिश करता है जिसमें ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स हैं, मतलब उसके होने की, उसके वैसे रहने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा है. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स दैट एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर. आई होप कि आपकी कुछ तकलीफ़ों को मैं दूर कर पाया. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और क्वेश्चन के साथ. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. गुड बाय.